हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ मॉक टेस्ट फर्स्ट टू मॉक टेस्ट 5 डिस्कस कर चुका हूं। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 6 लेकर आया हूं। होप सो फ्रेंड्स, आप इन सभी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और एक अच्छा स्कोर जो है आप गेट कर रहे होंगे। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस जो है इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। होप्स आपने इन वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो समय रहता है जरूर देख लेना। और जो इस पीडीएफ है ये मॉक टेस्ट की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना और वहाँ से फाइल को डाउनलोड भी कर लेना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्ट लाइन्स। तो एक कंपनी है जिसके पास 3 प्रोडक्ट लाइन्स हैं। ईच लाइन हैज़ 4 प्रोडक्ट वेरिएशंस, और हर एक लाइन के अपने 4 प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स विड्थ एंड लेंथ। तो प्रोडक्ट विड्थ बतानी है और उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखी है, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको डिफाइन कर रखा है कि प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, सब कुछ डिफाइन कर रखा है। होप्स आपने वीडियो को देख रखा होगा। सो ऑप्शन ए 3 and 12, ऑप्शन बी 7 and 12, ऑप्शन सी 3 and 4, डी 4 and 12। तो फ्रेंड्स हम एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ डिस्कस करेंगे हर एक आंसर के बाद। ओके, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन सभी के साथ देखेंगे। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज 3 and 12। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रोडक्ट मिक्स विड्थ की बात करें तो विड्थ क्या होता है? विड्थ होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, डेट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। वो होता है हमारा विड्थ की कितनी चौड़ाई है, मतलब जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतनी हमारी विड्थ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस कितनी है? यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस है 3, तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट लेंथ की, प्रोडक्ट लेंथ होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कितने प्रोडक्ट्स हैं? देखो 3 तो हमारी लाइन होगी, 3 तो हमारी लाइन होगी, और हर एक लाइन के अंदर 4 तरह के वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो 3 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 12। तो 12 हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट लेंथ होगी। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। 12 हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट लेंथ, और 3 क्या है हमारी? प्रोडक्ट विड्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या है पार्टनरशिप डीड? आपको पता होगा कि एक एग्रीमेंट होता है जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, उससे पहले होता है। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी तो कौन से जो रूल हैं वो एप्लीकेबल होंगे? ए, नो पार्टनर हैज़ राइट टू सैलरी, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। बी, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। सी, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, और जो इंटरेस्ट है वो 6% पर ही दिया जाएगा। डी, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए, डेट इज ए सी एंड डी, बी डेट इज बी सी एंड डी, सी ए बी एंड डी, डी बी एंड सी ओनली। सो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा पार्टनरशिप डीड के बारे में, तो जब हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो उस वक्त कौन कौन से रूल्स जो है एप्लीकेबल होते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज ए बी एंड डी। तो फ्रेंड्स अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं उस वक्त ना तो किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना ही किसी तरह का कोई ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है, अगर पार्टनर ने किसी तरह का लोन प्रोवाइड कर रखा है फर्म को, तो उस लोन पर जो है पार्टनर को 6% का क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस केस में? अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कर रखा है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड थिंग ये, अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कर रखा है फर्म को, तो उसके ऊपर उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, इन केस अगर पार्टनरशिप डीड जो है हमारी एब्सेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी एंड डी, डेट इज नो पार्टनर हैज द राइट टू सैलरी, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, एंड डी, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। और यहाँ पे जो पॉइंट है सी, डेट इज इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, जबकि इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट। होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमाउंट सेट असाइड टू मीट प्रोबेबल लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज, कि जो बैड डेब्ट से रिलेटेड हम अमाउंट अलग से निकालते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? ए, लाइबिलिटी, बी, रिजर्व, सी, प्रोविजंस, डी, कंटीजेंट लाइबिलिटी।
चलिए चलते हैं आंसर पर। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या होता है, जितना भी हम बैड डेब्ट्स के लिए अलग से हम क्या करते हैं, अमाउंट्स पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। कल को अगर मान लो हमारे जो डेटर्स हैं उनसे हमको पैसे ना रिसीव हुआ तो हमारे ऊपर एकदम बर्डन ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से प्रोविजंस बना के चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके बता रही है कि जो प्रोविजंस हैं ये कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मतलब कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये प्रोविजंस बनाते हैं, ये चीज़, इस चीज़ का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेट रखता है क्वेश्चन है, डैश इज एन एसबीयू कैटेगरी इन द बीसीजी मैट्रिक्स विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश टू सपोर्ट देयर रैपिड एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे जिसमें जो है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैश चाहिए होता है अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। सेकंड है, डैश इज एन एसबीयू कैटेगरी इन द बीसीजी मैट्रिक्स which barely supports themselves or they may even drain cash resources than other SBU have generated। कि एक ऐसी कैटेगरी जो क्या है जिसमें हमने कैश तो इन्वेस्ट कर रखा है, ये कैश हमने इन्वेस्ट नहीं कर रखा, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा वेस्ट ही जाएगा क्योंकि उस मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। थर्ड क्या रखा है, डैश इज एन एसबीयू कैटेगरी इन द बीसीजी मैट्रिक्स विच हैज़ ए हाई मार्केट शेयर इन ए स्लो ग्रोइंग मार्केट। कि क्या है कि उसका मार्केट शेयर तो ज़्यादा है लेकिन जो मार्केट की ग्रोथ है वो क्या है, कम है। तो उस मार्केट को हम, उस एसबीयू कैटेगरी को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रखा है, ए स्टार डॉग क्वेश्चन मार्क, बी कैश काउ स्टार्स डॉग, सी स्टार्स डॉग कैश काउ, डी डॉग क्वेश्चन मार्क स्टार। सो फ्रेंड्स बीसीजी मैट्रिक्स होप सो आपने पढ़ रखा होगा। बीसीजी और जीई मैट्रिक्स दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज स्टार डॉग्स एंड कैश काउ। सो फ्रेंड्स अगर हम बीसीजी मैट्रिक्स की बात करें तो बीसीजी मैट्रिक्स किस तरह की होती है, देखो एक मैट्रिक्स होती है 2x2 की, जिसके अंदर जो है फर्स्ट कॉलम होता है हमारा स्टार का, फर्स्ट कॉलम कौन सा, स्टार का, फिर आता है हमारा कौन सा, क्वेश्चन मार्क, फिर आता है हमारा कैश काउ और उसके बाद आता है हमारा डॉग। इस साइड हमें दे रखा होता है क्या, मार्केट की ग्रोथ, और इस साइड हमें क्या दे रखा होता है, हमारा मार्केट का शेयर। ठीक है, मार्केट का क्या होता है, ये शेयर। तो अगर हमारी मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है और हमारा शेयर भी क्या है उसमें ज़्यादा है, तो वो स्टेज कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी स्टार, उस स्टेज को हम कहते हैं स्टार। लेकिन अगर हमारी मार्केट में ग्रोथ कम है और हमारा क्या है, शेयर ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं कैश काउ। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैश निकाल के दूसरी स्टेज में हम शिफ्ट कर सकते हैं। इन केस अगर हमारी मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन हमारा शेयर क्या है, कम है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ तो ज़्यादा है बट हमारा मार्केट शेयर क्या है, यहाँ पे कम है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट स्टेज है डॉग, सबसे बेकार जो स्टेज मानी जाती है डॉग की मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ है और ना ही हमारा यहाँ पे क्या है, शेयर है, तो इसलिए इसको डॉग कहा गया है और लास्ट में इसको पुट किया गया है। ओके, होप्स आपको बीसीजी मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, डेट इज स्टार डॉग एंड कैश काउ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए कंपनी ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल थ्रू एज मैनी आउटलेट्स एज अवेलेबल। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जो है एक फर्म जो है लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, ए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, बी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, सी एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स अगर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जांपल ले तो जैसे कि आप अपने घर के पास वाली शॉप पे जाते हो और आपको वहाँ पे क्या कन्वीनियंस गुड्स मिलते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, मतलब लगभग सारी शॉप्स पर आपको मिली जाएगी, जितनी भी कन्फेक्चरी की है या किराना की वगैरह की शॉप है उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिली जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, एक होता है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव कौन सा होता है, सिलेक्टिव होता है जैसे कि जो आपको सारी जगह नहीं अवेलेबल होगा, सिलेक्टेड प्लेस पर ही अवेलेबल होगा। जैसे कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं जो कि हमें मेट्रो सिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको दिल्ली जाओगे वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, आप कहीं अच्छी सिटी में जाओगे, महाराष्ट्र या मुंबई वगैरह जाओगे, उस साइड मिल जाएगा, बस सिलेक्टेड प्लेस पर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स होप्स आपको क्लियर होगा कि जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम क्या है लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असर्शन दे रखा है कैपिटल एडुकेंसी नॉर्म्स इंश्योर दैट कैपिटल शुड बी एडुकेट टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और रिस्क इन्वॉल्व्ड। रीजन क्या रखा है कैपिटल एडुकेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू रिस्क असेट्स। तो फ्रेंड्स ये बेसल नॉर्म्स का ही एक पार्ट है, उसमें हम निकालते हैं कैपिटल एडुकेंसी रेशियो कि आजकल नॉर्मली बैंक्स को क्या है कैपिटल एडुकेंसी रेशियो मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल के नॉर्म्स हैं। सो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए दैट इज assertion is correct and reason is incorrect, b that is both assertion and reason is correct and reason is not the right explanation of assertion, c both assertion and reason are correct and reason is the right explanation of assertion, d both a and r are correct। दोनों के दोनों जो है करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट, दोनों के दोनों क्या है इनकरेक्ट है। सो फ्रेंड्स अगर आपने बेसल नॉर्म्स पढ़ रखे होंगे तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज दैट इज सी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करें तो बेसल नॉर्म्स कौन सी कमेटी के थ्रू दिए गए थे, बेसल कमेटी के थ्रू दिए गए थे। ठीक है, अब इस कमेटी के अंदर इस नॉर्म्स के अंदर एक कंडीशन लगाई थी कैपिटल एडुकेंसी नॉर्म कि हर एक बैंक को क्या है अपनी कुछ कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी बैंक के अंदर। ठीक है, ताकि जो जिन्होंने डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करा रखा है बैंक के अंदर उनका पैसा जो है सिक्योर्ड रहे। ठीक है, तो कुछ परसेंट जो कैपिटल वो उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कैपिटल एडुकेंसी रेशियो हम निकालते कैसे हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप कैपिटल एडुकेंसी रेशियो निकालोगे तो कैपिटल एडुकेंसी रेशियो इसका फॉर्मूला होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइड बाय RWA। RW क्या होता है रिस्क वेटेड असेट्स, कि हमारा रिस्क कितना है असेट्स का। ठीक है, तो टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट्स ये होता है हमारा कैपिटल एडुकेंसी रेशियो। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एडुकेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल। तो बैंक कैपिटल कौन सी होगी टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल टू रिस्क असेट्स। तो रिस्क वेटेड असेट्स से उसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल एडुकेंसी रेशियो। ओके, तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 Philips merging into cellular phones, electronic computers, peripherals is an example of which kind of diversification। तो Philips कंपनी जानी मानी कंपनी है, इसने क्या किया अपने सेलुलर फोन्स थे और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे उनको क्या कर दिया, उनकी जो फील्ड थी अलग अलग थी उनको मर्ज कर दिया। तो इसको हम किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे, ए फॉरवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन इंटीग्रेशन, सी कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन, सी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, डी कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। सो फ्रेंड्स इस तरह भी आपसे एग्जांपल पूछे क्वेश्चन आज किया जा सकता है। ओके चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी दैट इज कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन। तो कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आप सिमिलर टाइप्स की थिंग्स में अगर डील कर रहे हो और उनको मर्ज कर कंप्यूटर्स और फोन्स, तो ये सारे क्या गैजेट्स का एक पार्ट हो गया, तो दोनों रिलेट करते थे आपस में, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन। बट अगर कोई ऐसी चीज होती जो अनरिलेटेड होती, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। मान लो कि वो एक साइड तो जैसे टाटा है, टाटा एक साइड तो काम कर रही है किसी चीज़ के ऊपर व्हीकल्स के ऊपर, एक साइड काम करती है फूड आइटम्स के ऊपर, और वो दोनों को क्या कर दे मर्ज कर दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर अनरिलेटेड है तो कॉन्ग्लोमरेट और रिलेटेड है तो उसको हम क्या कहते हैं कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हु पॉइंटेड आउट दैट इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हायर प्राइसेस क्रिटिसाइजिंग द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। तो किसने कहा था कि एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और इससे क्या होगा हाई प्राइसेस जो है चार्ज किए जाएंगे। तो ये किसने कहा था ऐसा, ए माइकल पोर्टर, बी डेविड ह्यूम, सी डेविड रिकार्डो, डी एडम स्मिथ। सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी दैट इज डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम ने क्या कहा था कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो इसका क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट आप करोगे, एक्सपोर्ट करने से
पैसा होगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बेस पर इसको क्या किया गया था, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश। तो क्रेडिट क्रिएशन किसका प्रिंसिपल फंक्शन है, ए सेविंग बैंक्स का, बी इंडिजीनियस बैंक, सी कमर्शियल बैंक्स, डी इंडस्ट्रियल बैंक्स। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स का मेन फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एडवर्टाइजमेंट ऑफन विद वीडियो और एनिमेशंस डेट पॉप अप बिटवीन चेंजेस ऑन ए वेबसाइट आर नोन एज। तो फ्रेंड्स कभी आपने नेट पर विजिट किया होगा, कई सारी वेबसाइट जब आप ओपन करके देखते हो, तो जब वेबसाइट को ओपन करते हो तो एकदम आपके आगे ऐड आ जाती है वीडियो की फॉर्म में या एनिमेशंस की फॉर्म में। तो पूछ रखे कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए माइक्रोसाइट, बी इंटरस्टियल्स, सी बैनर एड्स, डी सर्च रिलेटेड एड्स। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज इंटरस्टियल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टियल्स कहते हैं। मतलब कि जब भी आप वेबसाइट्स, एक वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वीडियो की फॉर्म में आपको ऐड दिखाई देने लग जाती है। कई बार किसी इंस्टीट्यूट की आ गई या किसी और चीज़ की ऐड आ गई, कई बार एनिमेशन की फॉर्म में आ जाती है। इसको हम कहते हैं इंटरस्टियल्स। एक होता है कि एक होती है बैनर ऐड, जो आपको ऊपर ऊपर दिखाई देगी बैनर्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं बैनर ऐड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स वेयर एज डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ए नेट ग्रोस, बी परमानेंट फ्लक्चुएटिंग, सी ग्रोस नेट, डी नेट परमानेंट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, टाइप्स पूछ रखे हैं, किसको हम ग्रोस कहेंगे, किसको हम नेट कहेंगे। चलिए इट्स आंसर इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको तो हम कहते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल, सिर्फ आप करंट एसेट्स को ही लेके चल रहे हो। लेकिन अगर आप उसका डिफरेंस लेके चल रहे हो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का, उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। तो पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस की दो एक्टिविटीज हैं, एक तो है प्राइमरी और एक है सपोर्टिव। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी का पार्ट नहीं है। ए इनबाउंड लॉजिस्टिक, बी ऑपरेशंस, सी इंफ्रास्ट्रक्चर, डी आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आपने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सपोर्टिव एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, फिर आता है हमारा ऑपरेशन, फिर आता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर आता है हमारा मार्केटिंग और सेल, फिर लास्ट में आता है हमारा सर्विस। ठीक है, ये हमारे पार्ट है किसका, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फ्लोइंग propounded प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो किसने जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दी थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए फिलिप कोटलर, बी रायमंड वेंडन, सी नील बोर्डन, डी वेंडल आर स्मिथ। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ है कि किसने जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी प्रोपाउंड की थी। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज रेमंड वेंडन। तो रेमंड वेंडन ने जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो थी दी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पूछ रखा है कि कौन सी इसमें से अजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। ए नॉन सैटिटी, बी कार्डिनल यूटिलिटी, सी टू कॉमोडिटीज, डी ट्रांसिविटी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का मतलब क्या होता है, देखो नॉन सैटिटी का मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये एक अजम्पशन मानी गई है किस चीज़ की, इंडिफरेंस कर्व की। बी कार्डिनल यूटिलिटी, सी टू कमोडिटीज, थर्ड आता है डी आता है ट्रांसिविटी। अब ट्रांसिविटी का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि हमारे पास 3 गुड्स है ए बी एंड सी। तो ट्रांसिविटी शो करता है प्रेफरेंस को, कि एक कंज्यूमर क्या है वो बी को प्रेफर करता है ओवर, सॉरी ए को प्रेफर करता है ओवर बी जब हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं। और अगर हम बी और सी का कंपैरिजन करें तो कंज्यूमर क्या करता है, बी को प्रेफर करता है ओवर सी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर डेफिनेटली ए को प्रेफर करेगा ओवर सी। इसका मतलब होता है ट्रांसिविटी।
ठीक है, कि अगर आप एक गुड्स को दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस देते हो तो दूसरे गुड्स को तीसरे गुड्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस देते हो, तो कहने का मतलब यह है कि आप पहले गुड को तीसरे गुड्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्रांजिटिविटी। तो क्या ये एक अजम्पशन है किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया आपसे। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जनरली अभी तक तो क्वेश्चन आते थे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में से ही आते थे, लेकिन अब आपको डीप भी जाना पड़ेगा क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो अजम्पशन नहीं है, जबकि अजम्पशन इसकी कौन सी है? ऑर्डिनल। इंडिफरेंस कर्व जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। इसके ऊपर मैंने अलग से आपको बता भी रखा है कंप्लीट वीडियोस के अंदर। होप्स आपने उन वीडियोस को देख रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जनरल फंक्शन ऑफ रिटेलर। तो रिटेलर का कौन सा इनमें से जनरल फंक्शन नहीं है? ए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, बी स्टोर मर्केंडाइज, सी कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर, डी कंक्लूड ट्रांजेक्शन विद फाइनल कंज्यूमर्स। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जस्ट वेट फ्रेंड्स, ये जो है आंसर यहाँ पे क्या है? रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर। कि मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट कलेक्ट करना किसी तरह का कोई जनरल फंक्शन नहीं है। किसका? रिटेलर का। ठीक है, क्योंकि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कस्टमर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो देना तो पड़ेगा ही, बट इन प्रोडक्ट को कलेक्ट करना जो है होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होलसेलर का फंक्शन है, ना कि रिटेलर का। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट है, ना कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following concepts of marketing states that customer prefer a product which is of highest quality, performance and feature। तो marketing concepts friends most important है। A production concept, B selling concept, C product concept, D societal marketing concept। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर जो है हम क्या करते हैं? बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। किसको? कस्टमर्स को। हमारा फोकस रहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ओके, उसके फीचर्स को इंप्रूव करने में। जबकि प्रोडक्शन कंसेप्ट किस चीज़ पर फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो? प्रोड्यूस करो। ठीक है, आपकी जो प्राइस है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम आनी चाहिए। इस चीज़ पर फोकस करता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। और अगर सेलिंग कंसेप्ट पर फोकस करता है, वो किस चीज़ पर फोकस करता है? वो फोकस करता है कि किस तरह हमें अपने सामान को, जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, उसको किस तरह हमें बेचना है कस्टमर को। ठीक है, उस चीज़ पर फोकस करता है सेलिंग कंसेप्ट। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट किस चीज़ पर फोकस करता है? कि वो कंज्यूमर्स की नीड को एनालाइज करने पर फोकस करता है। जो कस्टमर डिमांड किस चीज़ की कर रहा है, हमको वही प्रोडक्ट क्या है? मैन्युफैक्चर करने हैं। तो यहाँ पे हम नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कस्टमर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17, सेबी वाज इस्टेब्लिश इन डैश वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी पावर थ्रू डैश। तो सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था और उसको पावर्स कब दी गई थी? ए 1998 सेबी एक्ट 1992, बी 1998 सेबी एक्ट 1998, सी 1992 सेबी एक्ट 1998, डी 1988 सेबी एक्ट 1992। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज 1988 एंड सेबी एक्ट 1992। तो फ्रेंड्स सेबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये होती है हमारी सेबी की फुल फॉर्म। और जनरली हम गलती कहाँ करके आते हैं? सेबी को एस्टेब्लिश हम सोचते हैं कि 1992 में किया गया था, लेकिन इन रियलिटी सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। और उसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब दी गई थी? वो दी गई थी 1992 में ही दी गई थी, अंडर द सेबी एक्ट 1992 में। ओके, तो ये इसके क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच मोड ऑफ एंट्री डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। तो कौन सा जो एंट्री का मोड है वो कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? ए लीजिंग, बी लाइसेंसिंग, सी टर्न की प्रोजेक्ट, डी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। होप सो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो एक इन्वेस्टमेंट मोड है, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। ठीक है, बाकी अगर लीजिंग की बात करें उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइसेंसिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। टर्न के प्रोजेक्ट्स में भी क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है।
ओके लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ की कंपनीज की शेयर्स वगैरह में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द की एलिमेंट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज। फ्रेंड्स क्वालिटी सर्कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका की एलिमेंट क्या है? ए कॉन्सेंट्रेशन, बी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सी कॉपरेशन, डी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। होप सो फ्रेंड्स अगर क्वालिटी सर्कल के बारे में आपने पढ़ रखा है, इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसको मैंने कंप्लीट वीडियोस में भी डाल रखा है इस टॉपिक को, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते क्या होगा इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज कॉपरेशन। क्योंकि क्वालिटी सर्कल्स में क्या है फ्रेंड्स, उसमें क्या है 7 से 8 एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप मिलकर बैठता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं अपने आगे, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे मेन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे मेन एलिमेंट है इनका कोऑपरेशन। ठीक है, कि ये कोऑपरेट करते हैं आपस में, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें एक हाई लेवल की बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा जो है फ्यूचर ओरिएंटेड और मॉडर्न मेथड कौन सा नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, बी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, सी असेसमेंट सेंटर मेथड, डी एमबीओ मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जो है ये कौन सा मेथड है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है पब्लिक गुड्स आर नाइदर राइवल इन कंजम्पशन और एक्सक्लूडेबल। रीजन दे रखा है प्राइवेट गुड्स एंड क्लब्स आर एक्सक्लूडेबल, डेट इज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम यूजिंग। तो एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है कि हम दूसरों को प्रिवेंट कर सकते हैं इसको यूज़ करने से, एक गुड्स को यूज़ करने से प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरों को यूज़ करने से। सो ऑप्शन दे रखे हैं ए, डेट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, बी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, डी ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस डाल रखी है टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, रिसेंटली अपलोड करी है, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, जो कि नाइदर राइवल इन कंजप्शन नॉट एक्सक्लूडेबल। तो राइवल का इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं कि इनको यूज करने के लिए आपको किसी तरह की कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर एक पर्सन इसको कंज्यूम कर लेता है तो दूसरे के ऊपर जो है मतलब कि सेकंड कंज्यूमर भी उसको क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरा उसको कंज्यूम करने लायक नहीं रहेगा। ओके, तो पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नाइदर राइवल और नॉट जो है एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, जो कि राइवल भी होते हैं नेचर एंड एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजन की। तो प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल जो प्राइवेट गुड्स होते हैं और क्लब गुड्स जो होते हैं एक्सक्लूडेबल होते हैं। मतलब कि अगर एक ने इसको कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के कंज्यूम करने लायक नहीं रहते। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ए कॉमन मिस्टेक व्हाइल इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज लेटिंग one characteristics or trait of the individual define his overall performance, what kind of error is known as। तो मान लो कि मैंने इसमें क्या पूछ रखा है कि हमने क्या करा कि एक पर्सन की सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में हमने उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एज्यूम कर लिया, तो ये एक एरर है। इस एरर को हम क्या कहेंगे, ए सेंट्रल टेंडेंसी एरर, बी हेलो एरर, सी लीनेंसी एरर, डी हाफ जजमेंट एरर। सो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सो इट्स आंसर इज हेलो एरर। इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करा कि किसी एक पर्सन की हमने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। ठीक है, मान लो एक पर्सन है बहुत अच्छा काम करता है, मैं बॉस हूँ और वो मेरा एम्प्लॉय है, मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम करता है, इस बेस पे मैंने एजम्पशन लगाई कि कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे लगा लूँ मैं एजम्पशन, तो ये एक एरर है। इस एरर को कहते हैं हम हेलो एरर, कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उसके ओवरऑल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द कमेटी सेटअप इन 1955 रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज। तो 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी इस कमेटी को सेटअप किया गया था, ए कोठारी कमेटी, बी कार्वे कमेटी, सी मराठी कमेटी, डी अबिड हुसैन कमेटी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज कार्वे कमेटी।
तो 1955 में जो है कार्वे कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट रिमेन्स द सेम फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लिवरेज। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो पूछ रखा है कि कौन सी अप्रोच के अंदर जो है हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द डेब्ट रिमेन्स द सेम फॉर ए सर्टेन पीरियड, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो सेम रहेगा बट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन लिवरेज, कि जैसे ही आप डेब्ट को इंक्रीज करते रहोगे फिर वो टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कि एक टाइम पीरियड तक तो वो कॉन्स्टेंट है, उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन डेब्ट जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ए MM अप्रोच, बी ट्रेडिशनल अप्रोच, सी नेट इनकम अप्रोच, डी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मेरे को नहीं लगता कि ये अप्रोच आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक ये करा रखा है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख लीजिएगा।